हाँ तो दोस्तों, आप लोग आज देखने जा रहे हैं 100 प्रश्नों का धड़ाधड़ स्पीड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यात्री गाड़ी को क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि यात्री गाड़ी को ब्लॉक खंड में ओवर ड्यू कब माना जाएगा। दोस्तों, ओवर ड्यू 10 मिनट बाद, जो उसका वास्तविक टाइम है उससे यदि वो 10 मिनट से अधिक लेट करती है तो उसे ओवर ड्यू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, रेल सेवक आचरण नियम 1966 में कुल कितने नियम हैं। इसका सही उत्तर है 26। इसका सही उत्तर है दोस्तों 26। रेल सेवक आचरण नियम, इसको कंडक्ट रूल भी कहा जाता है। तो इसमें कुल 26 नियम है। अच्छा ध्यान दे, यही जो DAR होता है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, तो उसमें 31 नियम है, परंतु जो रेल सेवक आचरण नियम 1966 है इसमें 26 नियम है। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों कि अठपहिया एयर प्रेशर गार्ड ब्रेक का कोड क्या है। अठपहिया एयर प्रेशर गार्ड ब्रेक का कोड क्या है, तो BVCM। अठपहिया एयर प्रेशर गार्ड ब्रेक का कोड क्या है, BVCM। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में सामान्य नियम पहली बार कब बनाया गया, उस समय रेलवे में कितने जोन थे। देखिए, सामान्य नियम GR जिसको बोलते हैं, जनरल रूल्स, तो ये सबसे पहले 1960 ईस्वी में बना था। उस समय रेलवे में कुल 6 जोन थे। पहली बार कब बना, 1960 ईस्वी में। उस समय रेलवे में कितने जोन थे, 6। ठीक। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है दोस्तों कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हो तथा मेन लाइन जाम हो तो किस प्रकार का हूटर बजाया जाएगा। 4 लंबा 1 छोटा। दोस्तों ध्यान दें, ये जो है पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली से लिया गया है। ठीक। और परंतु पूर्वोत्तर रेलवे में 4 लंबा 1 छोटा, 4 लंबा 1 छोटा, क्योंकि देखिए यात्री गंभीर रूप से जब घायल होते हैं तो वहाँ ARMV की भी ज़रूरत होती है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, उसकी भी ज़रूरत होती है, ART के साथ ARMV। तो जब ART के साथ ARMV चाहिए और मेन लाइन जाम है तो उस स्थिति में 4 लंबा 1 छोटा। ठीक। अगर देखिए ART के साथ ARMV की ज़रूरत नहीं होती और मेन लाइन जाम होता तो 4 लंबा होता। ठीक। अच्छा, यदि मेन लाइन जाम न हो तब केवल ART के लिए 3 लंबा, IRT के साथ ARMV तो 3 लंबा 1 छोटा। ये बाहरी स्टेशन का है। ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हो तथा मेन लाइन जाम हो तो किस प्रकार का हूटर बजाया जाएगा, तो 4 लंबा 1 छोटा हूटर। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। शंटिंग के दौरान कहाँ मोटर पॉइंट पर ताला लगाना आवश्यक है। देखिए, जब भी शंटिंग हो तब मोटर पॉइंट के फेसिंग पॉइंट और टेलिंग पॉइंट दोनों को लॉक करना जरूरी होता है। फेसिंग पॉइंट और टेलिंग पॉइंट शंटिंग में, क्योंकि मोटर से जब ऑपरेट हम करते हैं तो उसमें दोनों शंटिंग के दौरान फेसिंग और टेलिंग को क्लैंप किया जाता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। प्रीमियम रैक की BPC का रंग कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रीमियम रैक के BPC का रंग गहरा हरा होता है। कैसा होता है, गहरा हरा। अगली प्रश्न 9 नंबर, 2 संकेती व्यवस्था में मेन लाइन के स्टार्टर की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है। दोस्तों, द्विसंकेती व्यवस्था में मेन लाइन के स्टार्टर की न्यूनतम दृश्यता दूरी 400 मीटर होती है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। एंड टू एंड रेक के BPC का रंग कैसा होता है। एंड टू एंड रेक के BPC का रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, 4.67 मीटर। हाइट गेज जो संपर्क की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है उसकी ऊंचाई 4.67 पढ़ते हैं, 67 नहीं, 4.67 मीटर होती है। अगला प्रश्न, बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप की दूरी कितनी होती है। दोस्तों, बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर होती है।
यही 2 संकेती व्यवस्था हो तो सिग्नल ओवरलैप की दूरी 180 मीटर होती है। ठीक, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैप पॉइंट कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, ट्रैप पॉइंट जो होता है नॉन रनिंग लाइन पे लगाया जाता है। कहाँ होता है? नॉन रनिंग लाइन पर। ट्रैप पॉइंट कहाँ होता है? नॉन रनिंग लाइन पे। अगली प्रश्न, न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई कितनी होती है? देखिए, वर्तमान में न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई 5.2 मीटर होती है। न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई कितनी होती है? 5.2 मीटर। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, सामान्य एवं सहायक नियम में कुल कितने परिशिष्ट होते हैं? दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के सामान्य एवं सहायक नियम में कुल 6 परिशिष्ट हैं। कितने हैं? 6। अगला प्रश्न, एलएचबी कोच के रेक की बीपीसी का रंग कैसा होता है? ये रेक है दोस्तों, क्या है? यहाँ रेक नहीं, रेक है। तो एलएचबी कोच के रेक के बीपीसी का रंग सफ़ेद होता है। कितने कैसा होता है दोस्तों? एलएचबी कोच के रेक के बीपीसी का रंग सफ़ेद होता है। बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ठीक, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग एलएचबी कोच के रेक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग सफ़ेद होता है। अगली प्रश्न, टीवीयू की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? दोस्तों, 3 वर्ष के अंतराल पे टीवीयू की गणना की जाती है, ट्रेन व्हीकल यूनिट की। इसका फुल फॉर्म है ट्रेन व्हीकल यूनिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीएफ कोच के रेक की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? दोस्तों, आईसीएफ कोच रेक के बीपीसी की वैधता 3500 किलोमीटर या 96 घंटा। तो इस दोनों में जो पहले पूरा हो जाए, यदि 3500 किलोमीटर पहले पूरा हो जाता है तो वो मान्य है, या 96 घंटा पहले पूरा हो जाता है, जो पहले हो वही मान्य है। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को बोलते हैं। उसके कोच के रेक के बीपीसी की वैधता जो है 3500 किलोमीटर या 96 घंटा, जो कम से कम हो। अगली प्रश्न है, खराब रिपीटिंग सिग्नल को किस प्राधिकार पर पार किया जाता है? दोस्तों, खराब रिपीटिंग सिग्नल को पार करने के लिए T369 3B प्राधिकार दिया जाता है। अगली प्रश्न, पटाखा कर्मचारी से कुहासे के समय, दोस्तों ये कुहासा है, ठीक, कुहासे के समय पटाखा पोस्ट पर एक समय में लगातार कितनी ड्यूटी ली जाएगी? कुहासे के समय जब फोग मैन जो होता है, पटाखा मैन, वो पटाखा लेकर जाएगा तो 3 घंटे से अधिक पटाखे पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि एक समय में लगातार कितनी ड्यूटी ली जाएगी? 3 घंटे। ठीक, अगली प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है, कुहासा के समय पटाखा कर्मचारी पटाखे लगाने हेतु ड्यूटी पर कितने पटाखे लेके जाएगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20। वो 20 पटाखा को लेके जाएगा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु कितनी है? देखिए, वर्तमान में जो है 5 वर्ष सामान्य आयु है, लेकिन यही यदि प्रश्न अधिकतम पूछता है तो कि अधिकतम आयु कितनी है, तो 8 साल हो जाएगी, क्योंकि 3 बार 1 साल 1 साल 1 साल करके बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो 5 1 6 1 7 1 8 साल हो जाएगी। और ऐसे वर्तमान में सामान्य आयु कितनी है? 5 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी है? 8 वर्ष। लेकिन वही यदि 2010 से पहले का प्रश्न करता है तो सामान्य आयु 7 वर्ष थी, अधिकतम 10 वर्ष थी, लेकिन वो प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न है दोस्तों कि स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन पर होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बी क्लास स्टेशन की यही खासियत है कि उस पर स्टेशन सेक्शन होता है, इसलिए इसका सही आंसर है बी क्लास। अब देखिए, स्टेशन सेक्शन बी क्लास पे होता है। ठीक, न्यूट्रल जोन जो होता है ए क्लास पे होता है, और ओवरलैपिंग जोन सी क्लास पे होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बी क्लास ओडीसी की ब्रॉड गेज में गति कितनी होती है? तो बी क्लास ओडीसी की ब्रॉड गेज में गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पूर्वोत्तर रेलवे से सभी लिए गए हैं। ठीक, अगली प्रश्न, एसडब्ल्यूआर में कितनी परिशिष्ट हैं? तो एसडब्ल्यूआर के पूर्वोत्तर रेलवे में 7 परिशिष्ट हैं, और पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर मंडलों के एसडब्ल्यूआर में 8 परिशिष्ट हो गए हैं। लेकिन ये प्रश्न पूर्वोत्तर रेलवे से बनाया गया है, इसलिए इसमें 7 परिशिष्ट हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, नंबर प्रश्न है, सवारी गाड़ी में ब्रेकवान के पीछे अधिकतम कितने वाहन लगाए जा सकते हैं? 2 वाहन। सवारी गाड़ी में ब्रेकवान के पीछे अधिकतम 2 वाहन लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिग्नल
को खतरे की स्थिति में पार करना कैसी दुर्घटना है? दोस्तों, खतरा की स्थिति में सिग्नल को हिट कर जाती है, ये सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आता है। ये कोई खतरा नहीं होता, लेकिन खतरे का संकेत है, इसलिए सांकेतिक दुर्घटना के अंदर ये आता है। चाहे वो खतरे के सिग्नल के पार करे गाड़ी, या सेंटम में प्रवेश कर जाए, या सिर्फ डेड एंड में प्रवेश कर जाए, ठीक, या बिना प्रस्थान प्राधिकार के चली जाए, तो ये सभी जो है सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आता है। अगली प्रश्न, 28 नंबर, रोक संकेतक अवरोध से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 30 मीटर की दूरी पर। रोक संकेतक जो होता है, जहां अवरोध होता है, उससे 30 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि टर्मिनल स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसकी देखरेख में की जाती है? दोस्तों, यदि टर्मिनल स्टेशन है तो यार्ड मास्टर की देखरेख में की जाती है, और वही यदि रोड साइड स्टेशन होता तो गाड़ी के गार्ड के देखरेख में की जाती। तो टर्मिनल स्टेशन पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसके देखरेख में की जाती है? यार्ड मास्टर की। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति कितनी होती है? दोस्तों, इसका पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार सही आंसर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ रेलवे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ रेलवे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, परंतु पूर्वोत्तर रेलवे के G&SR में यानी सामान्य और सहायक नियम के अनुसार 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति होनी चाहिए। ठीक, अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? लूप लाइन से गाड़ी गुजरते समय अधिकतम गति क्या होगी? दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब लूप लाइन से गाड़ी गुजरेगी तो अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। ठीक, अगली प्रश्न, किसी रोक सिग्नल के नीचे लगे शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में क्या होगा? ऑन स्थिति में संकेत क्या होगा? ध्यान दीजिए, रोक सिग्नल के नीचे जब शंट सिग्नल लगे होते हैं तो ऑन स्थिति में वो कोई प्रकाश नहीं देते, इसलिए कोई संकेत नहीं इसका सही आंसर है, कोई संकेत नहीं देगा। ठीक, अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि रूटिंग सिग्नल खराब हो तो किस सिग्नल को खराब माना जाएगा? दोस्तों, जब रूटिंग सिग्नल खराब हो जाए तो आउटर और होम इनको खराब माना जाएगा। ठीक, अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, शंटिंग इंजन की मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है? लाल होता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि शंटिंग इंजन यदि प्रश्न में रहता है तो लाल होगा, वही अगर ट्रेन इंजन रहेगा, ठीक, तो लाल नहीं होगा। शंटिंग इंजन की मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है? लाल। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, एक क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देते समय लाइन कहां तक साफ रखी जाएगी? दोस्तों, ये साफ होना चाहिए। एक क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देते समय लाइन कहां तक साफ रखी जाएगी? स्टार्टर तक साफ रखी जाएगी। कहां तक रखी जाएगी दोस्तों? स्टार्टर तक। अगला प्रश्न, सतर्कता आदेश कितने कॉपी में जारी किया जाता है? दोस्तों, सतर्कता आदेश 3 कॉपी में जारी किया जाता है, एक चालक को, एक गार्ड को और एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, परंतु अभी कंप्यूटर वाला नहीं। ठीक, ये जो है कंप्यूटर वाला तो 4 कॉपी में निकलता है असिस्टेंट ड्राइवर के लिए भी, लेकिन जो भी बुकें आती है उसके अनुसार सतर्कता आदेश 3 कॉपी में जारी किया जाता है। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न, जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल लगे होते हैं वहां डिस्टेंस सिग्नल नॉर्मल अवस्था में कैसी बत्ती दिखाएगा? देखिए दोस्तों, जब डबल डिस्टेंस लगे हैं वहां डिस्टेंस सिग्नल नॉर्मल अवस्था में 2 पीला दिखाता है। कैसा दिखाता है? 2 पीला। क्वेश्चन नंबर 38, 2 संकेत सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, 400 मीटर होती है। 2 संकेत सिग्नल व्यवस्था हो तो ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 400 मीटर होगी, और बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था हो तो ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 180 मीटर होगी। ठीक, आगे हम लोग ट्रेन इंजन की मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेन इंजन की यदि मार्कर लाइट है तो सफ़ेद होगा। ध्यान रखिए, ट्रेन इंजन की मार्कर लाइट है तो सफ़ेद होगा, और वही क्वेश्चन में शंटिंग इंजन की मार्कर लाइट रहता तो लाल हो जाता। ध्यान रखिए दोस्तों। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है कि आंधी तूफान के मौसम में रनिंग लाइन में स्टेबल लोड को किस अनुपात में संरक्षा जंजीर लगाई जाएगी? दोस्तों, आंधी तूफान के मौसम में रनिंग लाइन में जो स्टेबल लोड है प्रत्येक 10 बोगी पे एक संरक्षा जंजीर लगाई जाएगी, इसीलिए इसका आंसर होगा 10 में 1। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, फोग सिग्नल रजिस्टर में कितने भाग होते हैं? दोस्तों, पटाखा सिग्नल रजिस्टर जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, डिस्टेंस सिग्नल लूप लाइन में कैसा संकेत
संकेत देता है? देखिए डिस्टेंस सिग्नल लूप लाइन में 2 पीला संकेत देता है। कैसा देता है? 2 पीला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, अनुमोदित विशेष अनुदेश कौन जारी करता है? देखिए अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा? सीआरएस द्वारा। अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस जारी करता है और विशेष अनुदेश पीसीओएम जारी करता है। पीसीओ तो यहां अनुमोदित विशेष अनुदेश है, इसलिए सीआरएस सही आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जीडीआर किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए जीडीआर का फुल फॉर्म है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। तो ये गार्ड और लोको पायलट द्वारा निश्चित रूप से बनाई जाएगी, गार्ड और लोको पायलट द्वारा। अगली प्रश्न 45 नंबर, एलएचबी के शार्प शेड्यूल थर्ड के समय सीमा क्या है? देखिए इसके शार्प शेड्यूल थर्ड के समय सीमा 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर, जो पहले पूरा हो जाए वही इसके शार्प शेड्यूल थर्ड की समय सीमा है। अगली प्रश्न, 2 एसएसपी के बीच की दूरी क्या होती है? देखिए 2 सब सेक्शनिंग पोस्ट है, सबसे सेक्शनिंग पैरालेलिंग पोस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक ना। तो 2 एसएसपी के बीच की दूरी जो है 10 से 12 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 10 से 12 किलोमीटर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, इंटरसिटी या डेमो की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो जो इंटरसिटी होती है या बीपीसी होती है, ठीक, तो बीपीसी यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, तो इसकी जो होती है वैधता 35 किलोमीटर या 7 घंटा, जो दोनों में से पहले पूरा हो जाए। पहले अगर 35 किलोमीटर पूरा हो जाता है तो डेमो या इंटरसिटी की बीपीसी की वैधता समाप्त हो जाती है, और पहले यदि 7 घंटा होता है तो समाप्त हो जाती है, भले वो 2800 किलोमीटर क्यों ना हो। दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार इसकी बीपीसी की वैधता समाप्त हो जाती है। अगली प्रश्न, एलएचबी कोच की मार्ग में ब्रेक प्रतिशत कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों रास्ते में 90% होती है, ठीक, और जहां से खुलती है स्टार्टिंग वाले स्टेशन पे वहां 100% होती है, ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न है कि रेल पथ से कितनी दूरी पर गेट पोस्ट लगाया जाता है? तो गेट पोस्ट जो होता है 20 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। रेल पथ से 20 मीटर की दूरी पर जो होता है गेट पोस्ट लगाई जाती है। 50 नंबर प्रश्न, कितने टीबीयू होने पर आरओबी या आरओबी का निर्माण होता है? देखिए आरओबी का मतलब है रोड ओवर ब्रिज, आरयूबी रोड अंडर ब्रिज, रोड के ऊपर ब्रिज पुल बने या रोड के नीचे पुल बने। जब भी टीबीयू ट्रेन व्हीकल यूनिट 1 लाख से अधिक किसी संपार पे हो जाता है तो वहां आरओबी या आरओबी के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है 1 लाख से अधिक, ठीक। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, पूर्वोत्तर रेलवे में आपदा घोषित करने का अधिकार किसे है? पूर्वोत्तर रेलवे में आपदा जीएम घोषित कर सकता है। कौन? जीएम, महाप्रबंधक, ठीक। ध्यान रखें दोस्तों, अन्य रेलवे के लोग भी सुन रहे होंगे तो कुछ ही प्रश्नों में विविधता आती है, जो 2-4 ही होते हैं, अधिकतर में विविधता नहीं आती, इसलिए आप निश्चिंत होकर देखें, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न है, चयन पुलिंग यानी एसीपी का प्रावधान किस धारा में है? देखिए धारा 141 के अनुसार चयन पुलिंग के लिए दंडित किया जाता है, तो धारा 141 में चयन पुलिंग का वर्णन है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेल परिषद या स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, यह किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा जो है 147 में दिया गया है कि रेल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश नहीं किया जाएगा, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, धारा 147 के अनुसार। अब देखिए रेल अधिनियम के धारा 1989, रेल अधिनियम के धारा 1989 ये 1 जुलाई 1990 को लागू हुआ था। इसमें कुल 200 धाराएं हैं। उसी के धारा 147 में लिखा गया है कि रेल परिसर या स्टेशन मास्टर कार्यालय में अधिकृत प्रवेश वर्जित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, पार्सल बुक करने की दर क्या है? तो दोस्तों पार्सल बुक करने की दर RP/S है। RP/S दर से पार्सल बुक की जाती है। पार्सल बुक किन दरों पे की जाता है? R दर से, P दर से और S दर से। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, यूटीएस रोल में कितने टिकट होते हैं? तो दोस्तों यूटीएस रोल में 500 टिकट होते हैं। कितने होते हैं? 500। एक यूटीएस का रोल लीजिए तो 500 टिकट मिलेगा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न है, MVST का किराया
ठीक। MVST का किराया MST के किराए का कितना गुना होता है दोस्तों? 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना। MVST का किराया MST के किराए का 1.5 गुना होता है। MST मंथली सीजन टिकट होता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी यात्री का आरक्षित कन्फर्म टिकट खो जाए, कन्फर्म टिकट खो गया तो डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए किराए का कितना प्रतिशत चार्ज लिया जाएगा दोस्तों? 50% लेके डुप्लीकेट टिकट दिया जाएगा। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, प्लेटफार्म टिकट की वैधता कितनी होती है दोस्तों? 2 घंटा। प्लेटफार्म टिकट 2 घंटा तक मान्य होता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? प्रथम श्रेणी ए पास का रंग सफेद होता है। कैसा होता है प्रथम श्रेणी ए पास का रंग दोस्तों? इसका रंग जो होता है सफेद होता है। ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 प्रश्न है, ग्रुप सी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष कंप्लीट होने पर कितने सेट पास दिया जाएगा दोस्तों? जब 10 वर्ष सेवा कंप्लीट हो, चूंकि 5 वर्ष ही कंप्लीट हो जाता है तब से 3 सेट पास दिया जाता है। शुरू में 5 वर्ष तक ग्रुप सी और डी को 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ दी जाती है, परंतु 5 वर्ष सेवा कंप्लीट होने के बाद से 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ रहती है। इसलिए 10 वर्ष हो चाहे 15 वर्ष हो चाहे 8 वर्ष हो, ये सेवा कंप्लीट होके आगे चल रहा है तो इतना कंप्लीट होने के बाद 3 सेट पास दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा दोस्तों? 3 सेट पास। अच्छा, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, किस धारा के तहत महिला डिब्बा में पुरुष का यात्रा करना अवैध है? धारा 162 रेल अधिनियम 1989 के धारा 162 रेल अधिनियम 1989 जो कि 1 जुलाई 1990 को लागू हुआ था, उसमें कुल 200 धाराएं हैं। तो उसी के धारा 162 के अनुसार महिला डिब्बा में पुरुषों के प्रवेश जो है वर्जित किया गया है, अवैध है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, धारा 138 में अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? धारा 138 के अनुसार मात्र 1 महीना, अधिकतम 1 माह के सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, पार्सल बिल का रंग कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, पार्सल बिल हो तो हरा होगा और लगेज बिल हो तो गुलाबी होगा। तो पार्सल बिल का रंग कैसा होगा? हरा, और लगेज बिल का रंग कैसा होगा? गुलाबी। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न है, रेलवे रसीद का प्रावधान किस धारा में किया गया है? दोस्तों धारा 65 में रेलवे रसीद का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 65 में। अगला प्रश्न 66 नंबर, प्रथम श्रेणी पास पर फ्री अलाउंस कितना है? तो देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी पास पर फ्री अलाउंस 70 केजी और मार्जिनल अलाउंस जो होता है 15 केजी होता है। ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, सेकेंड एसी श्रेणी टिकट पर कितना मार्जिनल अलाउंस है? तो देखिए, फर्स्ट एसी पे 15 केजी मार्जिनल अलाउंस और सेकेंड एसी पे 10 केजी होता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, भार के अनुसार बुल्की आइटम किसे कहते हैं? तो जो 100 केजी से अधिक भार की वस्तु होती है वो बुल्की आइटम के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, रेलवे में 3 पहिया साइकिल का वजन कितना होता है? रेलवे में 3 पहिया साइकिल का वजन 100 केजी माना जाता है, इसी पे किराए लिया जाता है बुक करने पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, मालगाड़ी के ब्रेकयान में अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, मालगाड़ी के ब्रेकयान हो तो 5 यात्री अधिकतम यात्रा कर सकते हैं और यात्री गाड़ी के ब्रेकयान हो तो अधिकतम 3 यात्री यात्रा कर सकते हैं। मालगाड़ी के ब्रेकयान में अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? 5 व्यक्ति, 5 यात्री। यात्री गाड़ी के ब्रेकयान में अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? 3 यात्री। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न है, यदि लगेज यात्री के साथ कंपार्टमेंट में बुक किया जाता है, जिस कंपार्टमेंट में यात्री जा रहा है उसी में यदि वो लगेज बुक कराना चाहते हैं तो बुकिंग चार्ज कितना होगा? तो उस समय एल गुना यानी लगेज का जो रेट है उसके 1.5 गुना 1.5 की दर से होता है। जो लगेज का रेट बुक करने में ब्रेकयान इत्यादि में लगता है उसके 1.5 गुना लग जाएगा जब वो अपने कंपार्टमेंट में कराएगा, तो एल गुना 1.5 की दर से लगता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, आरएसी टिकट को गाड़ी के समय से कितने देर पहले तक रद्द कराया जा सकता है? दोस्तों आरएसी टिकट है तो गाड़ी के समय से 30 मिनट पहले तक आप रद्द करा सकते हैं। अगला प्रश्न, टीडीआर भरने की अधिकतम अवधि क्या है? तो देखिए, टीडीआर भरने की अधिकतम अवधि यात्रा तिथि से 3 दिन की अंदर। टीडीआर भरने की अधिकतम अवधि यात्रा तिथि से 3 दिन के अंदर होता है। अगला प्रश्न पर 75,
यदि किसी गाड़ी की चैन पुलिंग होती है तो चालक किस प्रकार की सीटी बजाएगा? 2 छोटी एक लंबी। कैसी सीटी बजाएगा? 2 छोटी एक लंबी सीटी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, न्यूनतम चलन समय का उल्लेख कहाँ होता है? तो देखिए न्यूनतम चलन समय का उल्लेख वर्किंग टाइम टेबल, जिसको हिंदी में संचलन समय सारणी, संक्षेप में WTT कहते हैं। वर्किंग टाइम टेबल में न्यूनतम चलन समय होता है संचलन समय सारणी में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, बुक डे स्पीड अधिकतम अनुमेय गति से कितने प्रतिशत कम होता है? तो दोस्तों बुक डे स्पीड जो होता है अधिकतम अनुमेय गति से 10 से 12% कम होता है। अगला प्रश्न, बुक डे स्पीड किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? PCOM द्वारा। PCOM, ठीक, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, इनके द्वारा बुक डे स्पीड का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 नंबर, किसी संपार फाटक से कितने समय तक संचार भंग होने पर दुर्घटना माना जाएगा? देखिए किसी दुर्घटना होने का अगर संपार फाटक पे 15 मिनट से अधिक जो है संचार भंग होता है तो उसे दुर्घटना माना जाएगा। संपार फाटक पर यदि संचार भंग किसी कारण से 15 मिनट से अधिक हो जाता है तो उसे दुर्घटना माना जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, संपार दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना है? तो देखिए ये C वर्ग की दुर्घटना है। दुर्घटना के 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। ABCDEFGH, I नहीं है, JKLMN O नहीं है, PQR। तो इस तरह से ये 16 वर्ग है। ठीक, तो A में जो होता है कोलिजन आता है, ठीक, एक्सीडेंट तरह के कोलिजन, B में आग आता है, C में संपार आता है, D में डिरेलमेंट आता है। तो ये C वर्ग की दुर्घटना है। अगला प्रश्न, DMT का सुपरविजन कौन करता है? तो दोस्तों देखिए DMT का सुपरविजन गार्ड करता है। कौन करता है? गार्ड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 है, रंगीन बत्ती वाले वार्नर सिग्नल अलग खंभे पर होने पर क्या मार्कर होगा? तो देखिए अलग खंभे पे जब होगा, रंगीन बत्ती वाले वार्नर सिग्नल अलग खंभे पे होगा तो P मार्कर होगा। P का मतलब होता है जो कि डिस्टेंस पे भी होता है, तो इसका मतलब होता है परमिसिबल, यानी कि पार करने योग्य, ये परमिशन देता है, रोकता नहीं है। ठीक, केवल अगले वाले सिग्नल के संकेत को बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, मिलिट्री वाहन और इंजन के बीच कोच को कितने कोच से कवरिंग होनी चाहिए? तो देखिए मिलिट्री वाहन और इंजन के बीच 2 कोच से कवर होना चाहिए, 2 कोच से अलग किया जाएगा। अगला, सेंडम की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 54 मीटर होती है। सेंडम की लंबाई कितनी होती है? 54 मीटर। अगला प्रश्न, कैंसर रोगी 3AC या स्लीपर में कितने प्रतिशत की रियायत दी जाती है? कैंसर रोगी को चाहे 3rd AC में जाए चाहे शयनयान में जाए उसे 100% की रियायत दिया जाएगा। कितने का? 100% दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, रेलवे में किसी महिला को वरिष्ठ नागरिक कब माना जाएगा? जब वो 58 वर्ष की उम्र पूरा कर ली हो। ठीक, यानी कि 58 वर्ष के हो जाने पर उसे वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, उसी के अनुसार किराए में छूट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, इंटरनेट टिकट आरक्षण किस वर्ष और कहां से शुरू हुई? तो दोस्तों इंटरनेट पर आरक्षित टिकट जो है 2002 में नई दिल्ली से शुरू की गई थी, 2002 में नई दिल्ली से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, UTS टिकट को जारी करने की कितने घंटों के अंदर रद्द कराया जा सकता है? दोस्तों मात्र 3 घंटा के अंदर उसे रद्द कराया जा सकता है। 3 घंटा से अधिक हो जाएगा तो उसे रद्द नहीं कराया जा सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 89, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट सिग्नल कहाँ होता है? IBP इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, ये C क्लास के स्टेशन पे इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट पाया जाता है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट को C क्लास का स्टेशन कहते भी है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 प्रश्न है दोस्तों कि दोहरी निकासी से दुर्घटना राहत मेडिकल यान, ARMV इसको कहते हैं, ARMV। ठीक, तो ARMV निकालने का समय क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब डबल निकासी है, दोहरी निकासी, तो उस स्थिति में 15 मिनट, लेकिन वही एकहरी निकासी हो, सिग्नल एग्जिट साइटिंग, तब 20 मिनट हो जाता है। दोहरी निकासी से 15 मिनट और सिंगल निकासी से 20 मिनट, ध्यान रखें। अच्छा, ये किसके लिए है?
ARMV के लिए, दुर्घटना राहत मेडिकल यान के लिए। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ART से पूछता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन से, तो दिन में और रात में पूछता है। ठीक, तो दिन में 30 मिनट और रात्रि में 45 मिनट उसका समय होता है। यहाँ ARMV का है, दुर्घटना राहत मेडिकल यान का, तो डबल निकासी है तो 15 मिनट, सिंगल निकासी है तो 20 मिनट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 है कि गाड़ी में चोरी होना किस श्रेणी की दुर्घटना है। तो गाड़ी में चोरी होना, डकैती होना या छुराबाजी होना, ये क्यू श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्यू श्रेणी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, सवारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाना किस वर्ग की दुर्घटना है। देखिए, चाहे वो इंजन खराब हो जाता है या चौल स्टॉक में खराबी आ जाती है, ये जे श्रेणी के अंतर्गत इस तरह के दुर्घटना आता है, जे श्रेणी के अंतर्गत, या ब्रेक खराब हो जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, सी क्लास का ओडीसी की परिवहन की अनुमति कौन देता है। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार सी क्लास के ओडीसी की परिवहन की अनुमति CRS देता है। ठीक, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, मॉक ड्रिल किस अधिकारी के निर्देश पर 3 माह में एक बार किया जाना चाहिए। तो मॉक ड्रिल सीनियर DSO के निर्देश पे होता है। किसके निर्देश पे होता है? सीनियर DSO के निर्देश पे। ये वास्तविक दुर्घटना के तरह किया जाता है, तो सीनियर DSO के निर्देश पे 3 माह में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, LHB कोच में आवाज का साउंड लेवल कितना होता है। तो ये 60 डेसिबल होता है। LHB कोच में आवाज का जो साउंड लेवल है 60 डेसिबल होता है, ICF से कम होता है, ICF कोच से। ठीक, ICF कोच में आवाज का लेवल अधिक होता है। ठीक, और LHB कोच ज़्यादा सुरक्षित भी है। ठीक, अगला इसको लिंक हाफ मैन बुश कोच बोलते हैं, LHB कोच को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 96, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में मुख्यालय स्तर पर स्थापित सेंट्रल कंट्रोल किसके अधीन कार्य करता है। ये CFTM के अधीन कार्य करता है। ठीक, किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों? CFTM के अधीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, किसी स्टेशन के SWR में अधिकतम कितनी सुधी पर्ची लगाई जा सकती है। दोस्तों 5। किसी भी स्टेशन के SWR में, यानी SWR स्टेशन वर्किंग रूल। ठीक, तो स्टेशन वर्किंग रूल में अधिकतम 5 सुधी पर्ची लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, रोड साइड स्टेशन पर संटिंग का पर्यवेक्षक कौन होता है। गाड़ी का गार्ड होता है। देखिए, टर्मिनल स्टेशन यदि हो, ठीक, तो संटिंग मास्टर होता है, लेकिन रोड साइड स्टेशन हो तो गाड़ी का गार्ड होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, किसी लाइन पर खड़ी यात्री गाड़ी के अलावा यदि कोई और इंजन या संटिंग इंजन को रखना है, यात्री गाड़ी खड़ी है और कोई इंजन या संटिंग इंजन रखना है, तो कितनी दूरी पर रखी जाएगी। कम से कम 50 मीटर होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 50 मीटर। अगला 100 नंबर प्रश्न है, B क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है। दोस्तों 9 इंच से कम और 6 इंच तक, यानी 6 इंच से लेकर 9 इंच तक संक्षेप में कहिए, लेकिन रेलवे के भाषा में 9 इंच से कम और 6 इंच तक B क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले सीरीज के लिए देखने के तैयार रहिए, भाग 2 डाला जाएगा। धन्यवाद।